नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कॉम्पोजिशन पे। हाँ, मतलब ये एक फ्रेम के अंदर चीजों को कैसे अरेंज किया जाता है। बिल्कुल, ताकि वो कहानी भी बताए और देखने वाले की नज़र को गाइड भी करे। और ये आइडिया तो मतलब फिल्मों से भी काफी पुराना है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, पेंटिंग से आया है, जहाँ एक ही तस्वीर में पूरी कहानी कहनी होती थी। सही बात। तो चलें फ्रेम के अंदर क्या क्या होता है जरा डिटेल में समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सबसे पहले पॉइंट्स की बात करते हैं, मतलब दर्शक की नज़र को कहाँ टिकाना है। हाँ, पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। ये फोकल पॉइंट्स हो सकते हैं, जैसे रूल ऑफ थर्ड्स में वो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं ना, हाँ हाँ, वो एक तरह से गाइड करते हैं नजर। लेकिन पॉइंट्स के साथ साथ लाइंस का रोल भी बहुत बड़ा है। लाइंस, हाँ, बताएंगे जरा इनके बारे में। जरूर। देखिए, वर्टिकल लाइंस मतलब सीधी खड़ी रेखाएं, वो अक्सर ऊंचाई या ताकत दिखाती हैं। अच्छा, और हॉरिजॉन्टल यानी आड़ी रेखाएं वो दूरी या शांति का एहसास देती हैं। और वो तिरछी वाली डायगनल डायगनल। डायगनल लाइंस वो फ्रेम में एक तरह की बेचैनी या कह लें एनर्जी लाती हैं। और कर्व्ड लाइंस वो थोड़ी सुंदरता, नरमी दिखाती हैं। और लीडिंग लाइंस भी तो होती हैं। हाँ हाँ, लीडिंग लाइंस वो तो जैसे दर्शक की इंगली पकड़कर सब्जेक्ट तक ले जाती हैं, जैसे कोई हॉलवे हो। या रेजिंग बुल में रिंग की रस्सियां वो बॉक्सर की तरफ खींचती हैं। एग्जैक्टली। तो लाइंस सिर्फ जगह नहीं भरती, वो मूड सेट करती हैं, डायरेक्शन देती हैं। सही। और यही लाइंस मिलकर फिर शेप्स बनाती हैं, त्रिभुज, वृत्त, वर्ग। बिल्कुल, ये शेप्स एक विजुअल यूनिटी, एक सामंजस्य लाते हैं। ज्योमेट्रिक शेप से एक ऑर्गेनाइज्ड फील आ सकता है। और ऑर्गेनिक शेप से, ऑर्गेनिक शेप ज्यादा नेचुरल लगते हैं, या कभी कभी थोड़े अस्त व्यस्त भी। और शेप से वो फ्रेम के अंदर फ्रेम वाली बात भी होती है। हाँ, जैसे किसी दरवाजे या खिड़की से सीन देखना, फोकस बढ़ जाता है। सही। अच्छा, शेप्स के बाद आता है टेक्सचर और पैटर्न। टेक्सचर मतलब छूने वाला एहसास। हाँ, वही, कोई चीज चिकनी है, खुरदुरी है, मुलायम है, ये प्रोडक्शन डिजाइन और लाइटिंग से आता है। इससे क्या फर्क पड़ता है कॉम्पोजिशन में? टेक्सचर से आप सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग दिखा सकते हैं या उसमें मिला भी सकते हैं। जैसे बैरी लिंडन में वो भवलीय टेक्सचर्स थे, या वॉलिएंट ईव में शायद किरदारों के बीच का फर्क दिखाने के लिए अलग अलग टेक्सचर यूज हुए होंगे। और पैटर्न? पैटर्न भी बहुत कुछ कहते हैं, शक्ति, संतुलन, या कभी कभी पागलपन भी, जैसे द शाइनिंग के कारपेट का पैटर्न। ओ हाँ, वो तो दिमाग घुमा देता था, एक मेज जैसा लगता था। बिल्कुल। और इन पैटर्न्स को तोड़ना भी उतना ही इफेक्टिव हो सकता है। ये चीजें देखने वाले को विजुअली ही नहीं, एक तरह से टैक्टाइल लेवल पर जोड़ती हैं। दिलचस्प है। अच्छा, अब स्पेस की बात करें, जगह की। हाँ, स्पेस ये दो तरह का है। पॉजिटिव स्पेस जहां हमारा सब्जेक्ट है। और नेगेटिव स्पेस, यानी आसपास की खाली जगह। करेक्ट। और इन दोनों का जो बैलेंस है वो मायने बदल सकता है। ज्यादा नेगेटिव स्पेस हो तो सब्जेक्ट अकेला, छोटा या कमजोर लग सकता है। जैसे रेगिस्तान वाला शॉट। हाँ, और क्लोजअप में नेगेटिव स्पेस कम होता है तो सब्जेक्ट ज्यादा पावरफुल लगता है। इसी में वो हेडरूम, लीड रूम वाली बातें भी आ जाती हैं। हाँ, सर के ऊपर कितनी जगह छोड़नी है, या जिधर किरदार देख रहा है उधर कितनी जगह छोड़नी है। बिल्कुल। और स्पेस से ही जुड़ा है डेप्थ का कॉन्सेप्ट। डेप्थ यानी गहराई, 2D स्क्रीन पर 3D दुनिया का वहम। हाँ, इसे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, फोरग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और बैकग्राउंड। शैलो फोकस और डीप फोकस इसी से जुड़े हैं ना। जी। शैलो फोकस में सब्जेक्ट क्लियर, बाकी ब्लर, ध्यान सिर्फ सब्जेक्ट पर। और डीप फोकस में डीप फोकस में सब कुछ शार्प रहता है, तीनों प्लेन दिखते हैं, जैसे सिटीजन केन का वो क्लासिक सीन आपने बताया था। हाँ, माँ फोरग्राउंड में, पिता मिडिल ग्राउंड में, बच्चा बैकग्राउंड में, रिश्तों की कहानी एक फ्रेम में। बिल्कुल, पावर डायनामिक्स दिख रहे थे साफ। अच्छा, इन सबको बैलेंस करना भी तो जरूरी है। मैंने सुना है रूल ऑफ ऑड्स के बारे में, कि विषम संख्या में सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे लगते हैं। हाँ, रूल ऑफ ऑड्स कहता है कि 3 या 5 सब्जेक्ट्स ज्यादा आकर्षक लगते हैं 2 या 4 के मुकाबले। और वो गोल्डन रेशियो 1.11618 वाला। हाँ, गोल्डन रेशियो और गोल्डन स्पाइरल भी नेचुरल बैलेंस बनाने के तरीके माने जाते हैं। लेकिन कुछ डायरेक्टर जैसे वेस एंडरसन, वो तो सिमेट्री पसंद करते हैं, एकदम बराबर। बिल्कुल, सिमेट्री एक अलग तरह का फॉर्मल या स्टेबल एहसास देती है। लेकिन कभी-कभी डायरेक्टर जानबूझकर फ्रेम को अनबैलेंस्ड भी बनाते हैं। क्यों? ताकि देखने वाला थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करे, वो सीन की टेंशन को फील करे। ये सब जानबूझकर होता है। समझ गई। और एंगल, कैमरा का नजरिया। एंगल भी बहुत महत्वपूर्ण है। हाई एंगल से सब्जेक्ट छोटा, कमजोर दिखता है। और लो एंगल से? लो एंगल से वही सब्जेक्ट बड़ा पावरफुल दिखने लगता है। एक ओवरहेड एंगल होता है जो बिल्कुल ऊपर से होता है, वो एक ऑब्जेक्टिव व्यू देता है। और वो डच एंगल, जिसमें फ्रेम तिरछा होता है। हाँ, डच या टिल्टेड एंगल वो फ्रेम में एक अस्थिरता, एक बेचैनी या काइनेटिक एनर्जी लाता है। अच्छा, और आखिर में कलर और टोन। हाँ, कलर और टोन। कलर स्कीम्स मूड बनाती हैं।
जैसे मोनोक्रोमैटिक, कॉम्प्लीमेंट्री। इन द मूड फॉर लव का जिक्र किया था आपने, लाल बैकग्राउंड पर हरी ड्रेस। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स थे, एकदम पॉप होकर नजर आते हैं। रंग भावनाओं को जगाते हैं। और टोन, मतलब ब्राइटनेस और कंट्रास्ट। जी, ज्यादा रोशनी वाली इमेज मतलब हाई की लाइटिंग, उसका मूड अलग होता है। कम रोशनी मतलब लो की, उसका मूड अलग, ज्यादा मिस्टीरियस। और हाई कंट्रास्ट, जहां चमक और अंधेरा दोनों बहुत ज्यादा हों। हाई कंट्रास्ट फोकस बनाता है, ड्रामा क्रिएट करता है, थीम्स को उभारता है। जैसे ब्लैक स्वान में वो अच्छाई बुराई का कंट्रास्ट दिखाने के लिए यूज हुआ था। वाह, तो मतलब पॉइंट्स, लाइंस, शेप्स, टेक्सचर, पैटर्न, स्पेस, डेप्थ, बैलेंस, एंगल, कलर, टोन, ये सब मिलकर एक फ्रेम को इतना मीनिंगफुल बनाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ सजावट नहीं है, ये कहानी कहने का, दर्शक की नजर और इमोशंस को गाइड करने का तरीका है। जैसे स्काईफॉल के उस सीन में जहां बॉन्ड सुराख ढूंढ रहा होता है, कॉम्पोजिशन हमें गाइड करता है। हाँ, इसीलिए तो स्टोरी बोर्डिंग और प्लानिंग इतनी जरूरी हो जाती है फिल्मों में। बिल्कुल सही। तो ये थी हमारी आज की चर्चा फिल्म कॉम्पोजिशन के एलिमेंट्स पर। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार कोई फिल्म देखें तो ध्यान दें कि कोई खास कॉम्पोजिशन आप पर, आपकी फीलिंग्स पर या कहानी की समझ पर कैसे असर डाल रहा है। और क्या कोई ऐसा शॉट दिखा जो इन नियमों को जानबूझकर तोड़ रहा हो? और सोचें ऐसा क्यों किया गया होगा? बिल्कुल, सोचने के लिए अच्छा पॉइंट है।